हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का लेक्चर 5। तो ऑलरेडी हम लोग जो है करंट अफेयर्स का लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का लेक्चर 5। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहला न्यूज किसके ऊपर है। देखो, पहला न्यूज कौन टॉपिक के ऊपर है, वो है रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। ठीक है, रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडाइसेस के ऊपर है। तो इसमें पहला न्यूज किसको लेके है, ऊकला को लेके है। ठीक है, पहला न्यूज जो है ये है उकला को लेके। तो उकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल, ठीक है। सो उकला का ऐप है। ठीक है, देखो इससे हम लोग हर कोई वाकिफ है। हम लोग नॉर्मली अगर आप लोग इंटरनेट का अगर स्पीड चेक करते हैं तो हम लोग नॉर्मली उकला का ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये उकला नहीं जो है ये स्पीड टेस्ट है ग्लोबल, यानी कि हर एक कंट्री का जो है जो स्पीड टेस्ट में कितना रैंकिंग है उसको जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया है। तो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 40 रखना। ग्लोबल स्पीड टेस्ट इंडेक्स जो कि ऊपर ने प्रेजेंट किया है उसके बेस करके इंडिया का रैंक कितना है, 47 रैंक है। ठीक है, 40 रैंक है। चलो, इसके बाद देखो रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट स्पीड टेस्ट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया है, उकला ने इसे पब्लिश किया है। टोटल कंट्रीज है, टोटल कंट्रीज है 145, इसमें जिसमें इंडिया का कितना है, इंडिया का है 47 रैंक। ठीक है, इंडिया का रैंक। चलो आगे रिपोर्ट, अगर हम लोग रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट देखिए, इंडिया का रैंक देखो 47 है अमॉन्ग 145, 145 कंट्रीज में इंडिया का रैंक कितना है, 47 है। एवरेज जो डाउनलोड स्पीड है, ठीक है, मीडियम जो डाउनलोड स्पीड है वो कितना है, 50.21 Mbps। तो नॉर्मली जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है 50. ये लोगों को इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे एमबीपीएस का मतलब क्या है, मेगा बिट पर सेकेंड, मेगा बाइट नहीं, मेगा बिट। ठीक है, मेगा बिट पर सेकेंड। सो इंडिया हैज मूव्ड अप टू 72 प्लेसेस। इंडिया जो है अपना 72 प्लेस जो है वो इंप्रूव किया है। इंडिया का पहला रैंक कितना था, 119वां रैंक था। तो इंडिया देखो 119वां रैंक था कब, 2022 में, और 2023 में कितना है, 47 पे इंडिया आ जाता है। तो इंडिया का 2022 में रैंक था 119, 119 में रैंक था। ठीक है, उससे 72 प्लेसेस जो है इंप्रूव किया है, इंप्रूव करके बन गया ये 47 रैंक पे। द लिस्ट स्टॉप्ड बाई यूएई। ठीक है, इसको किसने किया, मतलब पोजीशन पे कौन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द मीडियन डाउनलोड स्पीड। अब देखो यूएई का मीडियन डाउनलोड स्पीड कितना है, 210.89 एमबीपीएस। तो वहां का जो है मेगा बिट्स पर सेकंड कितना है, एवरेज डाउनलोड स्पीड 210.89, जहां पे इंडिया का कितना है 50.21। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया का रैंकिंग। इंडिया का रैंकिंग है 47 रैंक, और ये जो है 72 प्लेसेस इंप्रूव हुआ है। और ये जो है 72 प्लेसेस ये इंप्रूव हुआ है। 2022 में 119वां रैंक था और अभी जो है 47 रैंक पे है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो रैंकिंग ऑफ टॉप 5 एंड लास्ट कंट्रीज इन मोबाइल कैटेगरी। ठीक है, अगर हम लोग मोबाइल कैटेगरी के बारे में बात करें तो टॉप 5 कौन कौन से कंट्रीज है, देखो सबसे पहले आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सबसे पहले आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका स्पीड कितना है, जिसका स्पीड कितना है 210.89। अब देखो ये जो स्पीड है ना, ये जो है ये एवरेज स्पीड है, ये जो है ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, सो यूएई का एवरेज स्पीड 210.89। कतार का कितना है, देखो कतार सेकंड पोजीशन में आ जाता है 192.71। कुवैत जो है थर्ड पोजीशन में आ जाता है 153.86। नॉर्वे जो है फोर्थ पोजीशन में आ जाता है 145, एंड फिफ्थ पोजीशन में आ जाता है डेनमार्क 124। और इंडिया का रैंक जो है 47। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का रैंक कितना है 47, एवरेज है 50.21, एंड
लास्ट कंट्रीज, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो इंडेक्स निकला ये अमॉन्ग 145 कंट्रीज था। तो 145th रैंक पे कौन है? क्यूबा, जिसका एवरेज डाउनलोड स्पीड कितना है? 4.34 MBPS। ठीक है, MBPS। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट में यूएई, देन कतार, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग ऑफ 5 एंड इंडिया इन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी। तो हम लोगों ने इसके आगे वाला जो कैटेगरी देखा था वो कौन सा था? वो था मोबाइल कैटेगरी। ठीक है, और ये क्या है? ब्रॉडबैंड कैटेगरी। ये जो है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी। अब मोबाइल कैटेगरी में नंबर 1 कौन था? यूएई था। और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी में देखो नंबर 1 कौन है? सिंगापुर है। देखो सिंगापुर का स्पीड कितना है? 254.65। अरे अरे रे रे रे, ये तो अब भी गया इधर देखो क्या है, तो एक बार चालू करके दो। इसलिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है नीचे से। वही। हमको भी 1 घंटा पढ़ाते रहते, होता कुछ भी नहीं। वही। मतलब सिस्टम सर चालू है क्या? नहीं, उधर नेटवर्क नहीं है, लेकिन वो लाइट्स वगैरह सब बराबर है। अभी इसका वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है क्या सर? लैन चाहिए इधर। लैन नहीं है? लैन लगाया नहीं इधर। हो गया? अरे ये तो लैन का ही कनेक्शन है ना सर, ये तार। इसको पीछे निकाल के लगा दो। लैन नहीं लगा हुआ है, फिर से निकाल के इसको लगा। ये तो बंद ही है ना भाई। लगी है क्या? उसका कोई स्विच विच है क्या सर वहाँ का? चल रहा है सर अंदर? आ गया। उधर भी ऐसा करना पड़ेगा फिर बाजू में। अरे आ गया। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्वाइन करता हूँ वापस वही, है ना? ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्टिंग से मत करो। उधर भी आ गया। अरे सर नहीं तो फ्लो कैसे समझ में आएगा कहाँ से? स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, क्या करें। सॉरी सर फॉर इनकन्वीनियंस। अरे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे दिक्कत नहीं? दिक्कत है। दिक्कत है। अभी आपको 2 कप चाय ज्यादा चाय देना पड़ेगा। हमको तो दिक्कत है। अरे सर रुकिए, लास्ट। अरे उसको इरेजर को सबसे बड़ा कर लेना, स्क्रीन पे मतलब मिल जाए, हाथ लगा रहा है। बस ठीक। ठीक है सर। प्लीज स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का लेक्चर 5। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है करंट अफेयर्स का लेक्चर 1 2 3 4 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अभी जो है हम लोगों का करंट अफेयर्स का लेक्चर 5 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि पहला जो न्यूज है वो कौन सा कैटेगरी के ऊपर है। देखो सबसे पहला कैटेगरी जो है रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी जो है रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कैटेगरी। सबसे पहला जो न्यूज है वो किसको लेके है? वो है उकला को लेके। ये नाम से हम लोग हर कोई वाकिफ है लगभग। उकला क्या करता है? उकला जो है एक ऐप है जो क्या करता है? स्पीड टेस्ट चेक करता है कि अपना जो मान लो इंटरनेट है उसका स्पीड कितना है। और वो किस में चेक करता है? नॉर्मली जो है मेगाबिट्स पर सेकंड में चेक करता है, जिसे हम लोग एमबीपीएस कहते हैं ना, जिसे हम लोग एमबीपीएस कहते हैं, यानी कि मेगाबिट्स पर सेकंड। मेगाबिट्स पर सेकंड में जो है इसे चेक करता है। ठीक है, तो देखो यही उकला ने जो है एक इंडेक्स निकाला है। यही उकला ने जो है एक इंडेक्स निकाला है जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है, यानी कि हर एक कंट्री को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। यहाँ पे 145 कंट्रीज को कंसीडर किया गया है कि इसमें जो स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट के मुकाबले में इंडिया का रैंक कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो उकला का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, उसमें
इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया इज रैंक 47। इंडिया जो है 47th रैंक पे है, ठीक है। इंडिया जो है वो 47th रैंक पे है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम देखो, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है। ध्यान में रखना, रिपोर्ट का नाम है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। पब्लिश किसने किया है? पब्लिश किया है ऊकला ने। पब्लिश किया है ऊकला ने। टोटल कंट्रीज कितने हैं? टोटल कंट्रीज हैं 145। टोटल कंट्रीज कितने हैं? टोटल कंट्रीज हैं 145, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। पब्लिश किसने किया है? ऊकला ने इसे पब्लिश किया है। टोटल कंट्रीज कितने हैं? 145 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 47th रैंक पे इंडिया आता है। एंड वो जो है वो मोबाइल कैटेगरी में है, ठीक है। तो देखो, highlights of the report, India is ranked 47th among 145 countries कि 145 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 47 और उसमें जो है एवरेज जो डाउनलोड स्पीड है विच इज द मीडियन डाउनलोड स्पीड जिसे कहा जाता है वो इंडिया का कितना है? 50.21 MBPS, ठीक है, जो कि है मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। सो इंडिया का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है? 50.21 MBPS। देखो इंडिया का जो है 2022 में रैंक कितना था? 119। इंडिया का 2022 में रैंक था 119। तो इंडिया ने जो है 72 प्लेसेस इंप्रूव किया है, वो जो है और ऊपर गया है, ठीक है। तो 2023 में रैंक कितना हो गया है? रैंक हो गया है 47th रैंक। 2023 में रैंक हो गया है 47th रैंक। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय यूएई। जो लिस्ट है उसको टॉप किसने किया है? मतलब सबसे ऊपर किसका नाम है? सबसे ऊपर नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का, जहां पे मीडियम डाउनलोड स्पीड कितना है? 210.89 MBPS। तो इंडिया का रैंक है 47 और नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है यूएई, जिसका एवरेज डाउनलोड स्पीड कितना है? 210.89 MBPS। तो बच्चों समझ में आया? चलो आगे देखते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि रैंकिंग ऑफ टॉप 5 एंड लास्ट कंट्रीज इन मोबाइल कैटेगरी। ये कैटेगरी ध्यान में रखना, मोबाइल कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो नंबर 1 में आता है यूएई। तो नंबर 1 में आता है यूएई अगर हम लोग मोबाइल कैटेगरी के बारे में बात करें तो नंबर 1 में आता है यूएई, जिसका एवरेज स्पीड कितना है? 210.89। देखो ये जो स्पीड इन एमबीपीएस दिया गया है ये असल में क्या है? ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये जो है ये एवरेज स्पीड है। देखो कतार का कितना है? देखो कतार सेकंड पोजीशन पे है तो उसका जो है 192.71। देन कुवैत आता है, कुवैत का है 153.86। देन नॉर्वे आ जाता है, नॉर्वे का है 134.45। देन 5वें नंबर पे आ जाता है डेनमार्क, डेनमार्क का है 124 MBPS। अगर हम लोग बात करें इंडिया का रैंक तो 47th रैंक पे आ जाता है इंडिया। तो इंडिया का एवरेज डाउनलोड स्पीड कितना है? 50.21। एंड लास्टली 145 रैंक पे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 145 कंट्रीज को यहाँ पे जो है कंसीडर किया गया, तो 145 रैंक पे कौन आ गया है? क्यूबा आ गया है। एंड उसका जो स्पीड है, उसका जो एवरेज स्पीड है दैट इज 4.34 MBPS, ठीक है। तो यूएई का है 210.89। सेकंड में आता है कतार, थर्ड में आता है कुवैत, फोर्थ में आता है नॉर्वे, फिफ्थ में आता है डेनमार्क, इंडिया का है 47 और क्यूबा यानी कि जो लास्ट कंट्री है वो है क्यूबा, ठीक है, जो कि 145th पोजीशन पे आता है। देखो अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी, अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी में तो इसमें नंबर 1 में कौन आएगा? सिंगापुर। उसमें कौन था? यूएई था मोबाइल कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो सिंगापुर का जो स्पीड इन एमबीपीएस यानी कि ये भी क्या है? ये एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्पीड है दैट इज एन एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है? सिंगापुर, जिसका एवरेज स्पीड कितना है? 254.65 MBPS। देन सेकंड पोजीशन में आ जाता है हांगकांग, तो इसमें जो है 243.59 MBPS। थर्ड में आ जाता है चिली, चिली का कितना है? 240.43 MBPS। देन यूएई, देखो यहाँ पे यूएई क्या है? चौथे नंबर पे है, किसमें? फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी में, और मोबाइल कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 240.25। 5वें नंबर पे थाईलैंड है, 5वें नंबर पे थाईलैंड है 212.68 और
86 नंबर पे है इंडिया, 54.17। तो याद रखना मोबाइल कैटेगरी में इंडिया का रैंक कितना है, 47, और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी में इंडिया का रैंक कितना है, 86। इंडिया का रैंक है 86, यानी कि 86 पोजीशन पे है। तो ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी के बारे में अगर पूछे तो इंडिया का रैंक है 86, अगर मोबाइल कैटेगरी के बारे में पूछे तो इंडिया का रैंक है 47। अब देखो हाल ही में जो इंडेक्सेस निकाले हैं, ठीक है, जो ग्लोबल इंडेक्सेस निकाले हैं इन डिफरेंट कैटेगरी, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है, उसका एक थोड़ा सा जिस्ट यहाँ पे दिया गया है। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है, कनाडा, जो कनाडा का थिंक टैंक एक कंपनी है, नाम है फ्रेशर इंस्टीट्यूट, नाम है फ्रेशर इंस्टीट्यूट, ये जो है ये पब्लिश करता है। तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 87, और फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है, सिंगापुर, फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है, सिंगापुर, और इंडिया का रैंक कितना है, 87th रैंक है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, उसमें टाइम्स हायर एजुकेशन, उसमें पब्लिश कौन करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है इसे पब्लिश करता है। उसमें इंडिया का रैंक कितना है, देखो 201 से 205 वाले जो कैटेगरी है उसमें इंडिया का इंस्टीट्यूट आता है जो कि IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम लोग बात करें 2023 का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, अगर हम लोग बात करें 2023 का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में, इसे पब्लिश कौन करता है, IMD जो है इसे पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक कितना है, 56 रैंक है। फर्स्ट पोजीशन में कौन आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट 16th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में किया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये से पब्लिश कौन करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 40वां रैंक है, 40th रैंक पे आता है इंडिया, एंड फर्स्ट पोजीशन में कौन आ जाता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा हाल ही में आए हुए जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, इसमें इंडिया का रैंक कितना है एंड फर्स्ट पोजीशन में कौन आ जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। देन देखो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, देन जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट न्यूज क्या है, आकाश त्रिपाठी टू टेक एडिशनल चार्ज एज CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये बोला जा रहा है कि जो आकाश त्रिपाठी है वो जो है एक एडिशनल चार्ज लेगा, ठीक है, किस चीज में, किस कैटेगरी में, एज अ CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का CEO के लिए एडिशनल चार्ज कौन ले रहा है, आकाश त्रिपाठी, ये जो है आकाश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है, आकाश त्रिपाठी, अपॉइंटेड पर्सन का नाम है आकाश त्रिपाठी, अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। CEO है किसका, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, और उसमें जो है एडिशनल चार्ज के तौर पे जो है ये आकाश त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। देखो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है किसको रिप्लेस किया है, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसको रिप्लेस किया है दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो अपॉइंट किया गया आकाश त्रिपाठी, बट इसके पहले कौन थे, CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एज एडिशनल चार्ज, इसके पहले CEO थे अमितेश कुमार सिन्हा, ठीक है, इसके पहले CEO थे अमितेश कुमार सिन्हा। चलो आगे बढ़ते हैं कि रिसेंटली अपॉइंटेड CEO की हाल ही में कौन कौन से CEO जो है यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाता है एलेक्स ख्रिस, देखो सबसे पहले आ जाता है एलेक्स ख्रिस, पेपैल होल्डिंग्स, ठीक है, पेपैल होल्डिंग्स का जो है CEO एलेक्स ख्रिस सबसे पहले आ जाता है। देन आ जाता है किरण मानी, देन आ जाता है किरण मानी, ये जो है वायाकॉम 18 का डिजिटल बिजनेस को संभालते हैं, तो इनका CEO बन गया है किरण मानी। देन वायाकॉन लिमिटेड का बन गया है पीटर बेंस, वायाकॉन लिमिटेड का बन गया है पीटर बेंस। एंड देन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे नेट ग्रिड कहा जाता है, जैसे मैंने कहा था नेट ग्रिड क्या है कि इंडिया के मान लो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंडिया के मान लो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन लोगों का जो डेटा है वो अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में अगर रखा गया है, अगर मान लो एक ऐसा डेटाबेस जहां पे हर एक इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा वहां पे रखा गया हो, तो वो है नेट ग्रिड, वो है नेट ग्रिड। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का जो CEO बन गया है कौन, पीयूष गोयल, कौन बन गया है, पीयूष गोयल, हम लोगों का ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर भी यही है, पीयूष गोयल। उसके बाद UIADI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो उसके जो सीईओ कौन बन गए हैं, अमित अग्रवाल जो है इसके सीईओ बन गए हैं। तो ये जो है ये हाल ही में अपॉइंट किए गए सीईओ हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जीआईसी। नेक्स्ट देखो जीआईसी। जीआईसी आरई अपॉइंट्स रामास्वामी एन एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये जो है रामास्वामी है, तो अपॉइंट्स रामास्वामी एन एज सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो अपॉइंटेड पर्सन कौन है, रामास्वामी, रामास्वामी एन। ठीक है, अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्या, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसका जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। अब देखो DSII, इंडिया में DSII में आते हैं LIC, GIC। ठीक है, DSII का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें टॉप 3, मतलब इतने बड़े इंश्योरेंस कंपनी जो कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो LIC, GIC, देन UICL, ये सब जो है ये DSII है। ठीक है, सो इसका फुल फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, और एक आता है DSIB, DSIB यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब सबसे बड़ा जो बैंक्स कौन कौन से उसमें आता है SBI, ICICI एंड HDFC। तो यहाँ पे जो है जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बना दिया गया है, रामास्वामी एन को। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, देवेश श्रीवास्तव को जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं। देन अगर बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1972 में 22 नवंबर को ये एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देन देखो RBI अपॉइंट्स मुनेश कपूर, RBI जो है मुनेश कपूर को अपॉइंट किया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है मुनेश कपूर को यहाँ पे जो है अपॉइंट ऑन बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को पता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 अंडर द एक्ट ऑफ RBI, या फिर लोग बोल सकते हैं कि अंडर RBI एक्ट। ठीक है, कब का है, 1934 एक्ट है। ठीक है, 1934 एक्ट है। चलो अपॉइंटेड पर्सन नाम क्या है, मुनीश कपूर, अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा एक और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक न्यूज क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी रिसेंटली क्या है, NBFC के लिए भी गाइडलाइंस लाए हैं। ध्यान में रखना, NBFC के लिए भी गाइडलाइंस लाए हैं, और ये जो है हाल ही का न्यूज है, तो वो भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली जो है NBFC के लिए गाइडलाइंस लाए हैं। उसके पहले जो है UCB यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी जो है गाइडलाइंस लाए थे। ठीक है, उसको भी हम लोग आने वाले क्लास में हम करेंगे। ठीक है, देखो रिसेंट अपॉइंटमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, हम लोग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखो सबसे पहले को मनीष जैन एज यस बैंक का कंट्रीज हेड, कौन से सेक्टर में, होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग में यस बैंक कंट्री बन गया है मनीष जैन। उसके साथ साथ चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर यस बैंक बन गया है पंकज शर्मा। कौन बन है, पंकज शर्मा बन गया है। देन पार्ट टाइम चेयरमैन किसका, धनलक्ष्मी बैंक बन गया है KL मधुसूदन। देन MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस, लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, बन गए हैं अमित झिंगरा बन गए हैं MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस। MD साउथ इंडियन बैंक कौन बन गया है, PR कादरी। तो ये जो नाम है ये थोड़ा सा याद रखना कि यस बैंक का कंट्री हेड इन होलसेल बैंकिंग सेक्टर कौन बन गया है, मनीष जैन। देन चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर यस बैंक का ये कौन बन गया है, पंकज शर्मा।
देन पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ धनलक्ष्मी बैंक कौन बन गया है? के एन मधुसूदन। एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये कौन बन गया है? अमित झिंगरन बन गया है। देन एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन बन गया है? पीआर शेषाद्री बन गया है। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉइंटमेंट्स हैं बैंक इंश्योरेंस बैंक। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी, अगर हम लोग बात करें बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी के बारे में, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज क्या है। देखो बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी के में देखो फर्स्ट न्यूज क्या है कि एसबीआई जो है लॉन्च किया है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। एसबीआई ने लॉन्च किया है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि पोर्टेबल डिवाइस हो, ठीक है, तो उसे जो हम लोग हाथ में लेकर भी हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो इसे कौन यूज करेगा? जो बैंक के जो लोग हैं वो लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो एसबीआई लॉन्चेस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एफआई कस्टमर्स। ठीक है, तो एसबीआई इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे क्या लॉन्च किया है? मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे क्या प्रोवाइड करेगा? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। किसको? एफआई कस्टमर्स। एफआई का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हर एक के पास जो है बैंक अकाउंट होने चाहिए, हर एक के पास जो है बैंकिंग फैसिलिटीज मिलने चाहिए। तो एफआई का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स को जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? एसबीआई का ये मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। देखो अगर हम लोग हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस, जिससे क्या है जो बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इट्स फाइनेंशियल इंक्लूसिव कस्टमर्स। ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्कीम है उसका नाम ले सकते हो क्या? कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है उसका नाम ले सकते हो? बहुत फेमस स्कीम है, पीएम जेडीवाई, यानी कि जनधन योजना। जनधन योजना जिसके अंडर में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जिसके अंडर में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए जाते हैं। बोलिए सर। फिर गया क्या? अरे सर कहां से गया है सर? कहां से गया है सर? ये वाला न्यूज? अच्छा ठीक ठीक। हाँ तो बच्चों अगर हम लोग इस न्यूज का अगर हाइलाइट्स के बारे में देखें तो एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है ताकि वो जो है बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए।
ताकि वो जो है बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए। किसको प्रोवाइड कर पाए? अपने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कस्टमर्स हैं। अब देखो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स, अच्छा ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक फेमस स्कीम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत फेमस स्कीम है, उसका नाम ले सकते हो क्या कोई? पीएम जेडीवाई, यानी कि जनधन योजना। जनधन योजना जिसके थ्रू क्या है, जिसके थ्रू हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाते हैं। और इसका मेन एम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हर एक के पास जो है बैंकिंग फैसिलिटीज, हर एक को बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। ठीक है। द मोबाइल हैंडल डिवाइस विल प्रोवाइड 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज। अब देखो कौन कौन से बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। देखो सबसे पहला जो है कैश विड्रॉवल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद क्या है कैश डिपॉजिट ये प्रोवाइड करेगा, देन फंड ट्रांसफर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सबसे पहले कैश विड्रॉवल, देन कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर किसी को पैसा भेजना है, बैलेंस इंक्वायरी की बैलेंस कितना है, एंड मिनी स्टेटमेंट इन इट्स इनिशियल फेज। तो अब भी जो है शुरुआत में यही जो है 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज, कोर बैंकिंग सर्विसेज मींस इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा? सबसे पहला जो है कैश विड्रॉवल, देन कैश डिपॉजिट, देन फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट इन इट्स इनिशियल फेज। ठीक है। देन अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 जुलाई 1955। अगर हम लोग बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को ये एस्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा 1 जुलाई 1955 को तो एसबीआई एस्टैब्लिश हुआ। इसके पहले इसका नाम क्या था? कौन बता पाएगा? इसके पहले इसका नाम क्या था? इसके पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और वो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1921 में, 1921 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा ये बात बताओ, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये कौन 3 बैंक का मर्जर से बना है? ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, ये कौन से 3 बैंक के मर्जर से बने थे? देखो 3 बैंक के मर्जर से बने थे। एक जो है बैंक ऑफ मद्रास, एक जो है बैंक ऑफ मद्रास, देन बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, एंड देन बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। ये 3 जो है प्रेसिडेंसी बैंक है, इसके मर्जर से बने थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। फिर 1955 1 जुलाई में इसका नेशनलाइजेशन किया गया तो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसके एमडीज कौन है? सीएस शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी। ठीक है। सीएस शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी एंड आलोक कुमार चौधरी जो है इसके क्या है? एमडीज हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। अगर हम लोग इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा, ठीक है, एसबीआई के कुछ हाल ही में कुछ न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। रिवीजन पॉइंट्स जिसे कहा जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द नेशंस लार्जेस्ट लेंडर, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। और बैंक का काम क्या है? लेंड करना, यानी कि पैसा जो है लोन में देना। ठीक है। लेंड करना ये जो है बैंक का काम है। क्योंकि बैंक के लिए एसेट क्या बन जाता है? बैंक के लिए एसेट बन जाता है उसके लोन्स। ठीक है। और लायबिलिटी क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है, लायबिलिटी क्या बन जाता है? डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द नेशंस लार्जेस्ट लेंडर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक स्ट्रेटजी। इसने जो यूनिक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस किया टू एनकरेज टाइमली रिपेमेंट्स फ्रॉम रिटेल बोरोवर्स। ठीक है। और वो यूनिक स्ट्रेटजी क्या था कि घर में जो है चॉकलेट भेज रहे थे। घर में क्या कर रहे थे? वो चॉकलेट भेज रहे थे। मान लो कोई अगर लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके घर में चॉकलेट भेज दिया। सो अब देखो जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है? आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी APFPS साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ने एक MOU साइन किया किसके साथ? SBI के साथ। क्यों?
for upgrading and establishing a minimum of 7,500 micro food processing units in आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अराउंड 7,500, ठीक है, अराउंड 7,500 जो है जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसको जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। The State Bank of India has introduced a digital facility। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, किसके लिए? नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो एनआरआईज हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो मान लो विदेश में रहते हैं, किसी और कंट्रीज में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, उसके लिए जो है एक डिजिटल फैसिलिटी यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफर्टलेसली टू ओपन नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है, एनआरई अकाउंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है, एनआरओ अकाउंट। तो एनआरओ अकाउंट एंड एनआरई अकाउंट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल फैसिलिटी, ठीक है, फॉर बोथ सेविंग्स अकाउंट थ्रू एसबीआई मोबाइल ऐप योनो। तो एसबीआई जो है अपना जो मोबाइल ऐप है योनो, तो उसके थ्रू जो है ये इंट्रोड्यूस किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है इंड बैंक का इंडी ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि एग्जाम में जो है ये बैंक के ऐप्स के बारे में पूछते हैं, बैंक के ऐप्स के बारे में पूछते हैं। तो इंडसइंड बैंक का ऐप है इंडी ऐप, ठीक है, तो ये क्या है? ये कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग ऐप है। ये जो है ये कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग ऐप है। अब देखो कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग ऐप यानी कि इसमें जो है कस्टमर को जो है ज्यादा प्रावधान यहाँ पे दिए जाएंगे। देखो इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इंडी, व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर कस्टमर्स सीकिंग अ पर्सनलाइज्ड डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। अब देखो ये जो इंडी ऐप है ना, ये क्या कस्टमर सेंट्रिक ऐप है, तो कस्टमर्स जो है यहाँ पे क्या कर सकता है? कस्टमर्स यहाँ पे एक तो लोन अमाउंट की उसको कितना जो है लोन चाहिए, लोन अमाउंट, उसके साथ साथ लोन रिपेमेंट, उसके साथ साथ लोन रिपेमेंट टेन्योर कि वो कब तक जो है लोन को रिपे करेगा, तो इसका भी यहाँ पे जो है प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, कि ये जो है ये कस्टमर्स ही डिसाइड कर सकते हैं, ये जो है ये कस्टमर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब तक जो है लोन को रिपे करेगा और वो लोन अमाउंट कितना लेगा, ठीक है, वो कितना लोन लेगा। उसके साथ साथ हम लोगों को इंडिया ऐप में और क्या देखने को मिलेगा? इंडिया ऐप में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एफडीज हैं और जो सेविंग्स बैंक है उसको जो है तुम लिंक कर सकते हो। तो जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसको जो है तुम लिंक कर सकते हो, किसके साथ? एफडी के साथ लिंक कर सकते हो। मान लो तुम्हारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है देन तुम एफडी से यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ और क्या फीचर मिलेगा यहाँ पे? जो हम लोगों को नंबरलेस डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, नंबरलेस डेबिट कार्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है, नंबरलेस डेबिट कार्ड। अब देखो नंबरलेस डेबिट कार्ड में क्या होता है कि तुम्हारा जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं होता है, उसके साथ साथ और क्या नहीं होता है? सीवीवी नहीं होता है, ठीक है, फिर जो कार्ड नंबर है, जो कार्ड नंबर है वो भी नहीं होता। तो नंबरलेस डेबिट कार्ड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा? सुपर ओटीपी फीचर देखने को मिलेगा, सुपर ओटीपी फीचर देखने को मिलेगा। देखो सुपर ओटीपी फीचर है क्या? देखो बहुत समय ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि मान लो किसी भी वेबसाइट में अगर हम लोग गए, अगर उससे अगर हम लोग ओटीपी को रिक्वेस्ट किए तो होता है कि जो नेटवर्क है अगर वो अच्छा नहीं है देन तुमको ये देखने को मिलेगा कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या फिर आधा घंटे बाद जो है वो ओटीपी आता है और तब तक जो हम लोग का लिंक एक्सपायर हो चुका होता है। बट सुपर ओटीपी में क्या है कि अगर तुम्हारा नेटवर्क भी अगर अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारा नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है फिर भी तुम्हारे पास जो है ये ओटीपी आ जाएगा। तो ये सुपर ओटीपी फीचर भी हम लोग को जो है इंडी ऐप के थ्रू मिलता है, ठीक है। सो इंडी ऑफर्स ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड मोबाइल बैंकिंग फीचर्स सच एज फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट एंड चेक डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जो है फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा अंडर दिस इंडी ऐप। ये नंबरलेस डेबिट कार्ड को जो है यहाँ पे मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अगर हम लोग इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1994। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पुणे। एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कठपलिया। एमडी एंड सीईओ थोड़ा सा देख लेना, सुमंत कठपलिया है। और हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई में नहीं है, ये पुणे में है, ठीक है। टैगलाइन क्या है इसका? टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, जापानीज लेंडर, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका। अगर हम लोग इंडसइंड बैंक के कुछ और न्यूज के बारे में बात करें तो देखो, जापानीज लेंडर, जापान का बैंक है, क्या नाम है? जीका, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जो है ये जापान का लेंडर है, हैज पार्टनर्ड विद सिटी बैंक टू प्रोवाइड 125 मिलियन फंडिंग लाइन टू डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को जो है यहाँ पे फंडिंग मिलेगा, तो उसके लिए जापान का जो लेंडर है जी का, उसने पार्टनरशिप किया किसके साथ? सिटी बैंक के साथ। तो कितना फंड यहाँ पे मिलेगा? 125 मिलियन यूएस डॉलर्स। देन इंडसइंड बैंक साइन द USD 100 मिलियन लॉन्ग टर्म क्रेडिट डील, किसके साथ किया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। देन अगेन जापान का बैंक है JBIC, उसके साथ भी किया है। टू असिस्ट इंडियन फर्म्स इंटरेस्टेड इन परचेजिंग जापानीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ताकि कोई भी अगर इंडिया का फर्म है, अगर वो जापानीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को अगर खरीदना चाहता है तो उसी के लिए इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसे JBIC कहा जाता है, उसके साथ जो है क्रेडिट डील किया है। कितने का क्रेडिट डील किया? दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। वो कितना है? $100 मिलियन का जो है यहाँ पे क्रेडिट डील किया है। Then NIIF unveils $600 million इंडिया जापान फंड, ठीक है। तो NIIF ने अनवील किया है, इसको जो है लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, क्या? $600 मिलियन का इंडिया जापान फंड, इंडिया जापान फंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे NIIF कहा जाता है, फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना, द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका नाम है NIIF, has unveiled a $600 मिलियन, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है? ₹4,900 करोड़। इंडिया जापान फंड विच विल बी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जिसको क्या है? यूज किया जाएगा ताकि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए। और ये जो फंड है, इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन NIIF एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। JBIC के बीच में जो है ये जॉइंट वेंचर है। और ये क्या करता है? दिस मार्क्स NIIF इनॉग्रल बायलैटरल फंड, और ये जो है NIIF का पहला बायलैटरल फंड है। और जो टारगेट कॉर्पस है वो कितना है? $600 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, यानी कि 4,900 करोड़। एंड इट विल सी अ 51% कंट्रीब्यूशन फॉर फ्रॉम JBIC, मतलब इसमें जो है 51% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंड 49% कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट करेगा। तो ये जो है ये इंडिया और जापान का एक MOU है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसका नाम क्या है? इंडिया जापान फंड, ठीक है। नेक्स्ट, गारंटी ट्रस्ट बैंक, गारंटी ट्रस्ट बैंक, ठीक है, गारंटी ट्रस्ट बैंक चूजेस इन्फोसिस पिनाकल, ये जो है इन्फोसिस पिनाकल को जो है यहाँ पे चूज किया है फॉर मल्टीनेशनल डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम लोग जो है मल्टीनेशनल डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग कर पाए। तो उसके लिए गारंटी ट्रस्ट बैंक ने किसको चूज किया है? इन्फोसिस पिनाकल को, इन्फोसिस पिनाकल को यहाँ पे जो है चूज किया है। तो देखो, गारंटी ट्रस्ट बैंक, जिसे GT बैंक कहा जाता है, सिलेक्टेड इन्फोसिस पिनाकल फॉर इट्स मल्टी कंट्री डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टी कंट्री डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। द बैंक विल यूज पिनाकल डिजिटल बैंकिंग स्यूट। तो बोला जा रहा है कि जो बैंक है ये क्या यूज करेगा? पिनाकल का जो डिजिटल बैंकिंग स्वीट है उसको जो है यहाँ पे यूज करेगा टू ट्रांसफॉर्म इट्स बिजनेस अक्रॉस द 10 मार्केट्स, ताकि वो अपना बिजनेस में जो है कुछ चेंजेस ला पाए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए।
फिनाकल क्या है? इज अ यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन। फिनाकल जो है एक यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन है दैट इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 84 कंट्रीज, जो कि 84 कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज किए जाते हैं। इट सर्व्स ओवर 547 मिलियन कस्टमर्स। ये जो है 547 मिलियन कस्टमर्स जो है इसमें सर्व करते हैं, which is nearly 16.5% of the world's adult bank population, जो कि ऑलमोस्ट 16.5% है वर्ल्ड का एडल्ट बैंक पॉपुलेशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें गारंटी ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के बारे में, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, कब? 17 जनवरी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लागोस, नाइजीरिया में। चेयरमैन कौन है? हेजेकिया ओइनलोला। हेजेकिया ओइनलोला हेडक्वार्टर पढ़ लेना, लागोस नाइजीरिया में है गारंटी ट्रस्ट बैंक का। देन टीसीएस एक्सपांड्स पार्टनरशिप विद स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप इन अफ्रीका। जो टीसीएस है वो अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया किसके साथ? स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप के साथ। कहाँ पे? अफ्रीका में। चलो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज को। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सपांडेड इट्स पार्टनरशिप। वो जो अपना पार्टनरशिप को एक्सपांड किया है किसके साथ? विद जोहान्सबर्ग बेस्ड स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप। जोहान्सबर्ग बेस्ड स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप। जोहान्सबर्ग क्या है? साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का क्या है? कैपिटल है जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग बेस्ड स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप to centralize its custody and securities settlement operations in over 15 markets with TCS BNCS Global Securities Processing Platform, कि ताकि वो जो है अपना कस्टडी एंड जो सिक्योरिटी सेटलमेंट ऑपरेशन है उसको क्या कर सके? सेंट्रलाइज कर सके 15 मार्केट्स में, मतलब 15 कंट्रीज में। और उसके लिए किसके साथ जो है पार्टनरशिप किया है? टीसीएस के साथ। ठीक है, So SBG operates the largest custody network in sub-Saharan Africa। ठीक है, जो SBG है, जो स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप है, वो जो है लार्जेस्ट कस्टडी नेटवर्क को ऑपरेट करता है। कहाँ पे? सब सहारन अफ्रीका में। जिसमें क्या है? एसेट्स कितने हैं? 635 बिलियन यूएस डॉलर्स इन एसेट्स अंडर कस्टडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Then TCS BNCS Global Securities Platform to enable real time settlement, कि वो जो है रियल टाइम सेटलमेंट को एनेबल करेगा, रिपोर्ट देगा एंड हाई परफॉर्मेंस सर्विसेज। द प्लेटफॉर्म हैज बीन डिप्लॉयड इन 7 मार्केट। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको जो है 7 मार्केट में ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है, इंक्लूडिंग इन साउथ अफ्रीका। द अदर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई मार्च 2024। बाकी जो है वो मार्च 2024 तक जो है ये डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से जो है करंट अफेयर्स का जो न्यूज है उसका नोट्स बनाते रहो, उसका जो है नोट्स बनाते रहो, क्योंकि तभी जाके जो है तुमको एग्जाम में अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि बिना नोट्स का जो है ना, बिना नोट्स का जो है करंट अफेयर्स तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन अगर हम लोग स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात करें तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1862 को ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जैसा मैंने कहा कि जोहान्सबर्ग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप का। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि जोहान्सबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। सो सीईओ सीम शाबालाला, इसका जो है सीईओ का नाम है सीम शाबालाला। ठीक है, देन जो है मर्जर एंड एक्विजिशन का यहाँ पे जो है न्यूज है। मर्जर एंड एक्विजिशन का जो है यहाँ पे न्यूज है। चलो देख लेते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में। स्लाइस पे जो है, ठीक है, स्लाइस पे है एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये दोनों जो है मर्ज होने वाले हैं। सो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB एंड स्लाइस पे जो है ये दोनों जो है ये मर्ज होने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है अ मर्जर बिटवीन द फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस एंड द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो फिनटेक स्टार्टअप है स्लाइस, उसके बीच में जो मर्जर है उसको जो है ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। द मर्जर विल सी
स्लाइस बिकम एंड एसएफबी, इससे क्या है जो स्लाइस पे है वो क्या बन जाएगा, एसएफबी, फर्स्ट इन द फिनटेक एंड बैंकिंग स्पेस। तो देखो स्लाइस क्या है असल में, स्लाइस जिसका पहले नाम था स्लाइस पे, ठीक है। तो स्लाइस क्या है, एक फिनटेक फर्म है, स्लाइस क्या है, एक फिनटेक फर्म है। तो आफ्टर मर्जर, तो इसके बाद क्या होगा, मर्जर होगा। सो आफ्टर मर्जर ये क्या बन जाएगा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीएसएल लेंडिंग टारगेट कितना होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, जो पीएसएल टारगेट है वो कितना होता है, पीएसएल टारगेट फॉर एसएफबी कितना होता है, 75%, 75% होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, 75% होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का और आरआरबी का। तो यहाँ पे जो स्लाइस पे है उसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और ये क्या बन जाएगा, देन स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा तो ये फर्स्ट फिनटेक ऐसा फर्म है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रहा है। चल अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में जुलाई 25 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है, रूपाली कलिता। टैगलाइन को क्या है, योर डोर स्टेप बैंकर, टैगलाइन क्या है इसका, योर डोर स्टेप बैंकर। देन नेक्स्ट न्यूज जो कि नेशनल न्यूज है, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नोटिफाई किया है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। टर्मरिक का मतलब क्या है, हल्दी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड एंड इट विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक, ताकि जो डेवलपमेंट हो टर्मरिक का एंड ग्रोथ भी हो टर्मरिक का और टर्मरिक प्रोडक्ट्स का। सो इट विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, ताकि ये जो टर्मरिक बोर्ड अगर हम लोग बनाएंगे तो इससे क्या है, टर्मरिक प्रोडक्शन का भी ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ जो टर्मरिक प्रोडक्ट्स हैं उसका भी यहाँ पे जो है ग्रोथ होगा। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का, वो कौन है, इंडिया। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Then more than 30 varieties of turmeric are grown in India and it is grown in over 20 states in the country, ठीक है। तो more than 30 varieties of turmeric, ठीक है, कम से कम जो है 30 varieties टर्मरिक का ये जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है, in over 20 states in the country. The largest producing states of turmeric are, देखो सबसे ज्यादा टर्मरिक कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इंडिया हैज मोर देन 62% शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टर्मरिक। ये भी जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड में ट्रेड जो होता है उसमें मोर देन 62% शेयर किसका है, इंडिया का है। उसके साथ साथ इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। तो इसीलिए जो है इतना कुछ होने के बाद जो है अब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे टी बोर्ड है, जैसे चाय का भी एक बोर्ड है नेशनल टी बोर्ड, तो वैसे ही नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। देन आरोग्य मंथन 2023, देखो सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ आयुष्मान भारत, कि आयुष्मान भारत का 5 years को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। PMJY एंड 2 years ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। देन the National Health Authority NHA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। कौन है मिनिस्टर इसके, मनसुख एल मांडवीय।
ठीक है। सो द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर is set to host a 2-day event known as Arogya Manthan in New Delhi. This event is being organized to commemorate 2 significant milestones in India's healthcare sector. ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो इवेंट है ये क्या करेगा, ये जो 2 सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, जो 2 सिग्निफिकेंट ये चेंजेस लाए गए थे इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको जो है यहाँ पे कॉमेमोरेट किया जाएगा। जैसे कि द 5th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो जन आरोग्य योजना है उसको भी यहाँ पे जब सबके सामने जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा कि उसका जो 5th एनिवर्सरी हुआ है। एंड द 2nd एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये दोनों को जो है यहाँ पे कॉमेमोरेट किया जाएगा। ये दोनों जो है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को यहाँ पे कॉमेमोरेट किया जाएगा। कौन कौन से? सबसे पहले जन आरोग्य योजना जो है उसका 5 साल हुआ है, और जो भारत मिशन है, जो भारत डिजिटल मिशन है, उसका जो है 2 साल हुआ है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अबाउट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहले ये कब लॉन्च हुआ था? 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। नोडल एजेंसी, मतलब इसको जो है एडमिनिस्टर कौन करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA। NHA जो है इसको जो है एडमिनिस्टर करता है। फीचर, it provides a cover of rupees 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो जन आरोग्य योजना है ये असल में क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है a cover of 5 लाख। ठीक है, हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए करके देगा पर ईयर। ठीक है, हर साल मिलेगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, देन अचीवमेंट, द स्कीम हैज प्रोवाइडेड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो स्कीम है इसके थ्रू, मतलब यहाँ पे जो है एक फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो स्कीम है इट हैज प्रोवाइडेड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोगों को? टू 5.5 करोड़ इंडिविजुअल्स, टू 5.5 करोड़ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, टू 5.5 करोड़ इंडिविजुअल्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 69,000 करोड़। की टोटल वैल्यू कितना रहेगा? वो रहेगा 69,000 करोड़ का। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, तो अभी हम लोगों ने देखा जन आरोग्य योजना। अभी ये देखो डिजिटल जो भारत डिजिटल मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 27, 2021 को लॉन्च हुआ। सितंबर 27, 2021 को ये लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट एन एफिशिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। कि यहाँ पे जो है एक एफिशिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को जो है हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करें। उसके साथ साथ विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और इसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हो फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अचीवमेंट क्या है? इसमें अचीवमेंट क्या है कि ओवर द पास्ट 2 years मोर देन 45 करोड़ आभा अकाउंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो बोला जा रहा है कि पास्ट 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में मोर देन 45 करोड़ आभा अकाउंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। इतने जो है आभा अकाउंट जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं। एंड मोर देन 30 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स हैव बीन लिंक्ड टू आभा अकाउंट्स एनहांसिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी। तो बोला जा रहा है कि मोर देन 30 करोड़ जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो जो है लिंक किया गया है कहाँ पे? आभा अकाउंट्स में। एंड इट इज एनहांसिंग द हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, इसको जो है हेल्थ केयर डिलीवरी को जो है ये एनहांस कर रहा है। ठीक है, देन आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, ठीक है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार ABPMJY हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन। देखो हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन कौन से स्टेट में या फिर यूटी में सबसे ज्यादा जो है ये आयुष्मान कार्ड बना है। ठीक है, देखो ये जो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार है इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, अगर लार्ज स्टेट्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर है आसाम। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट स्मॉल स्टेट्स के बारे में बात करें तो नागालैंड। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अगर यूटी कैटेगरी में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे ऊपर आ जाता है। अगर हम लोग बात करें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन इन पब्लिक हॉस्पिटल, ये सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन पब्लिक हॉस्पिटल में कहाँ पे देखने को मिला? तो इसमें अगर लार्ज स्टेट के बारे में बात करें तो कर्नाटका, अगर स्मॉल स्टेट के बारे में बात करें तो त्रिपुरा। ठीक है,
फिर बेस्ट क्लेम सेटलमेंट, सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस का कहाँ पे देखने को मिला? अगर हम लोग लार्ज स्टेट के बारे में बात करें तो उत्तराखंड, अगर हम लोग स्मॉल स्टेट के बारे में बात करें तो नागालैंड, अगर हम लोग यूटीज के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है। देन आयुष्मान कियोस्क डिप्लॉयमेंट एंड ग्रीन चैनल इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम लोग आयुष्मान भारत का कियोस्क डिप्लॉयमेंट एंड ग्रीन चैनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो ये जो है उत्तराखंड में हम लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिला। देन बेस्ट इनिशिएटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, जो बेस्ट इनिशिएटिव दिया गया वो हम लोग को कौन सा स्टेट में देखने को मिला? वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में असम, गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड में जो है हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। देन आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड विथ आभा पर लाख पॉपुलेशन, कि सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, जो आभा आईडी, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, सो जो आभा आईडी है उसके साथ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हम लोगों को कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा लिंक होता हुआ हमें दिख रहा है? देखो हाईएस्ट में है आंध्र प्रदेश, देन सेकंड में है कर्नाटका, देन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लिंक्ड विथ आभा पर लाख पॉपुलेशन, हर एक लाख पर लाख पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला? हाईएस्ट जो देखने को मिला वो है न्यू दिल्ली, सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे देखने को मिला? विशाखापट्टनम का एलुरु डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग को देखने को मिला, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस करके था, ठीक है, और ये जो है स्टेट के ऊपर बेस करके था। देन टॉप स्टेट और यूटी इन जनरेशन ऑफ आभा स्कैन एंड शेयर टोकन, अगर हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे आभा स्कैनिंग हुआ है एंड सबसे ज्यादा टोकन कहाँ पे रेस हुआ, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हुआ उत्तर प्रदेश में। देन सेकंड हाईएस्ट हुआ है कर्नाटका में, थर्ड हाईएस्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में बात करें, के बारे में बात करें तो देखो फर्स्ट न्यूज क्या है? नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड, नीरज चोपड़ा को जो है गोल्ड मिला है इन एशियन गेम्स जैवलिन थ्रो, एशियन गेम्स का जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। तो इंडिया लॉक्ड आउट 1 and 2 finish in the Asian Games 2023 men's javelin throw competition with Neeraj Chopra winning the gold and Kishore Kumar Jena bagging the सिल्वर। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी इंडिया है, सेकंड पोजीशन पे भी इंडिया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? नीरज चोपड़ा। फर्स्ट पोजीशन में कौन है? नीरज चोपड़ा। सेकंड पोजीशन में कौन है? किशोर कुमार जेना। किशोर कुमार जेना बैगिंग द सिल्वर एट द हैंगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क मेन स्टेडियम इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हम लोग को पता है कि एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था? हैंगझू चाइना में, ठीक है। देन नीरज चोपड़ा मैनेज द सीजन बेस्ट ऑफ 88.88 मीटर विथ हिज फोर्थ अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली डिफेंड हिज एशियन गेम्स क्राउन, ठीक है। तो उसको जो है लास्ट टाइम भी मिला था गोल्ड, अभी भी जो है उसको गोल्ड मिला है। This was the Indian javelin ace's second gold medal at the continental meet after topping the podium at Jakarta 2018, ठीक है। तो जाकार्ता में भी इसको गोल्ड मिला था, तो अभी जो है फिर से गोल्ड मिला है। किशोर कुमार जेना who briefly led Neeraj in Hangzhou 2023 men's javelin throw standings registered 86.77 meter with his third throw। तो जो किशोर कुमार जेना है जिसको सिल्वर मिला है, तो उसने कितना थ्रो किया था? 86.77, ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने 88.88, ठीक है। नेक्स्ट देखो आईसीसी का न्यूज है, यहाँ पे देखो आईसीसी नेम्स तेंदुलकर एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, ठीक है, कल जो है सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड का, देखते हैं क्या होगा उसमें। तो उसका जो है ग्लोबल एम्बेसडर, ओडीआई वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया है किसको? तेंदुलकर को, ठीक है। The International Cricket Council named Tendulkar as the global ambassador for the 2023 Cricket World Cup. Tendulkar is a legendary Indian cricketer who played in 6 50 over World Cups. कि उसने जो है 6 50 over World Cup खेला है। He unveiled the World Cup trophy before the opening match between England and New Zealand. ये जो है एग्जाम में आ सकता है कि ओपनिंग मैच किसके बीच में हुआ था? ऑन October 5 इन अहमदाबाद, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? October 5 को, और ये एंड कब होगा? November 19 को ये
एंड होगा, फाइनल है नवंबर 19 को। देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, अगर हम लोग समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस, इंडिया जो है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट को जो है यहाँ पे होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखो ICCC इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। ठीक है, सो इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन 2027 इन न्यू दिल्ली, ये कब होने वाला है? 2027 में हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC 2027। ये एडिशन कितना होगा? 17th एडिशन होगा। ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जाएगा। यहाँ पे प्रीवियसली कहाँ पे हुआ था? 1992 में 9th एडिशन हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और ये वाला जो होगा ये इंडिया में 17th एडिशन होगा। तो 16th एडिशन वो कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहला तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 कहाँ पे यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जाएगा। इसका एडिशन कितना होगा? जो 2027 में होने वाला है उसका एडिशन होगा 17 नंबर एडिशन। इसके पहले इंडिया में कहीं हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना, इंडिया में हुआ है 1992 में। ठीक है, 9th एडिशन हुआ था, तो वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। और जो लास्ट एडिशन हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक। वो कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल एंड फेयर्स के बारे में अगर हम लोग देखें, फेस्टिवल एंड फेयर्स, तो देखो अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है 4th EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023। तो बोला जा रहा है कि अर्जुन मुंडा ने क्या किया है? अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है, अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है 4th EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023। ठीक है, अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो हम लोगों ने वो स्कीम किया था ना, तो उसमें जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वो आता है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। ठीक है, सो नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द 4th EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये भी जो है यहाँ पे नोट कर लेना कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और ये कहाँ पे हुआ है? देहरादून में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा। इसने क्या इनॉग्रेट किया है? 4th EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को जो है यहाँ पे। यस सर, यस सर, चल रहा है सर। कब बंद हुआ सर? अच्छा, ठीक, ठीक है। पता नहीं सर, ये खत्म कर देते हैं सर। हाँ ठीक है। हम्म। हेलो।
हाँ तो बच्चों चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। वो है फेस्टिवल और फेयर्स को लेके, फेस्टिवल एंड फेयर्स के ऊपर जो है नेक्स्ट न्यूज है। तो इसमें देखो क्या है कि अर्जुन मुंडा कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये जो है ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है, ये जो है ये ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इनॉग्रेट द 4th EMRS, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023, ये कहाँ पे किया? ये देहरादून में किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द 4th EMRS, 4th एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023 इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी एट देहरादून, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एक तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, नाम क्या है? श्री अर्जुन मुंडा। उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? 4th EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023, और ये किसके प्रेजेंस में किया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रेजेंस में। और कहाँ पे हुआ है? देहरादून में हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके साथ साथ द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड होस्टेड बाय एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? एक तो नेस्ट यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, और इसको होस्ट किसने किया है? एकलव्य विद्यालय संगठन समिति ने। नेक्स्ट 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर टू बी हेल्ड फ्रॉम October 12 to 14, निट फेयर टू बी हेल्ड फ्रॉम October 12 to 14, ठीक है। चल The 50th India International NEET Fair will be held at India NEET Fair Association Complex। कहाँ पे है ये? तिरुप्पुर तमिलनाडु। नीट फेयर, नीट का मतलब क्या है? किसी चीज को बुनना, जैसे वूल को हम लोग नीट करते हैं ना, उससे स्वेटर बनते हैं, तो वही चीज। द फेयर्स मेन थीम इज एक्टिव एंड स्पोर्ट्सवेयर, इन्वायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन, ये जो है इसका थीम है। तो 50वां जो इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर है ये कहाँ पे जो है हुआ है? ये इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ पे है? तिरुप्पुर तमिलनाडु में। देन रिसेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, रिसेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में अगर बात करें तो 20 नंबर नेशनल बुक फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? लखनऊ में। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे? फोर्ट अगुवाडा गोवा में। करम फेस्टिवल कहाँ पे? झारखंड में। पितृपक्ष मेला कहाँ पे? गया बिहार। देन फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चर फेस्टिवल कहाँ पे? न्यू दिल्ली। देन खादी महोत्सव कहाँ पे? मुंबई। खादी महोत्सव कहाँ पे? मुंबई में। देन नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में अगर बात करें तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे। डे जो है 6 अक्टूबर, डे नेम वर्ल्ड स्माइल डे। थीम क्या था? इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेडिएट जॉय, रेडिएट जॉय। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो अक्टूबर 4 से लेकर 10 तक होता है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसका थीम था स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 3 अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड नेचर डे, थीम का नाम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देन 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे, थीम था सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। देन अक्टूबर 1 to 31, मतलब अक्टूबर महीने को कौन सा मंथ कहा जाता है? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है। देन 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, थीम क्या था? द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, हम लोगों को जो एजुकेशन चाहिए उसके लिए जो टीचर्स हम लोगों को जरूरत है। द ग्लोबल इंपेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। देन अगर हम लोग स्टेट एंड यूटी न्यूज के बारे में अगर बात करें तो उसमें पहला न्यूज क्या आ जाता है कि एमपी गवर्नमेंट, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है?
टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन की, वो जो है 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा किसको, वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन को प्रोवाइड करेगा किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो एमपी गवर्नमेंट जो है 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा किसको, वुमेन को इन गवर्नमेंट जॉब्स। The Madhya Pradesh government announced a policy to reserve 35% of all state government job positions for women, कि हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होगा उसमें 35% रिजर्वेशन किसको मिलेगा, वुमेन को मिलेगा। द पॉलिसी एक्सक्लूड्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, वो रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड अमेंडमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, चेंजेस, किसमें चेंज किया है, द मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स 1997 टू गिव 35% रिजर्वेशन टू द वुमेन, की हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें जो है 35% रिजर्वेशन हमें देखने को मिलेगा वुमेन को, किसमें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। बट इसमें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है। देखो नेक्स्ट अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, कुछ स्टैटिक न्यूज की, कैपिटल क्या है, भोपाल, सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन है, मंगूबाई सी पटेल, नेशनल पार्क कौन कौन है, सतपुरा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय दुबड़ी नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। तो नेशनल पार्क कितने हैं, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय दुबड़ी नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो 9 जो है नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पे 9 जो है नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट देखो न्यूज क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को लेके, जम्मू एंड कश्मीर फेम्ड पश्मीना, ठीक है, जो पश्मीना शॉल है, ठीक है, जो पश्मीना शॉल है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इतना नामचीन चीज है, ठीक है, पश्मीना, तो उसको जो है ज्योग्राफिकल रिकॉग्निशन मिला है, जीआई टैग उसको मिल गया है पश्मीना को, ठीक है। सो बसोली पश्मीना ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट, बसोली पश्मीना जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कहाँ का, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग। द जीआई टैग इज गिवन टू द प्रोडक्ट्स विद द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये उन चीजों को मिलता है जो मान लो एक पर्टिकुलर जगह से ही बिलोंग करता है एंड उसका कुछ स्पेसिफिक कोई ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, तो ऐसे चीजों को ही जो है यहाँ पे मिलता है जीआई टैग। तो बसोली पश्मीना इज मोर देन 100-year-old ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट। Earlier this year, the famed बसोली पेंटिंग एंड चिकरी वुड, earlier this year अगर हम लोग बात करें तो जो बसोली पेंटिंग है और जो चिकरी वुड है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू डिवीजन का, उसको भी जो है जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से बसोली पेंटिंग को मिला है, इसके पहले चिकरी वुड को मिला है, और अभी जो है बसोली पश्मीना को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिसेंट जीआई टैग के बारे में बात करें कि रिसेंटली कौन से जीआई टैग्स मिले हैं, तो असम में मिला है गामछा को, देन तमिलनाडु कम्बम अंगूर, देन अगेन तमिलनाडु का मनामदुराई पॉटरी, मध्य प्रदेश का गोंद पेंटिंग, कन्याकुमारी तमिलनाडु का मट्टी बनाना, जम्मू एंड कश्मीर का भदरवा राजमा एंड रामबान सुलाई हनी, एंड देन असम का चोकुआ राइस। देखो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, फर्स्ट जीआई टैग मिला था वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग टी को, ठीक है, दार्जिलिंग टी याद रखना, फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है, और ये मिला था 2003 में मिला था, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।